दोस्तों, इस देश में आए दिन अजीबो-गरीब घटनाएँ सामने आती हैं। अजीबो-गरीब जो कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, बहुत ही विचित्र बातें देखने को मिलती हैं। ऐसी ही कहानी आज की है। एक दुल्हन जब उसकी शादी होती है, विदाई होती है, तो उसके साथ में जो टीन का टैंकर होता है, जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है, बॉक्स होता है, वो उसकी विदाई में दिया जाता है। जब अपने ससुराल में जाती है दोस्तों, तो उसके कमरे में वो बॉक्स रखने के लिए जगह नहीं होती, लेकिन वो उस बॉक्स को अपने कमरे में रखवाना चाहती थी। फिर लोग इस बात से ऐतराज़ करते हैं, लेकिन वो कहती है मेरे कमरे में से चाहे मेरा बेड निकाल दो, मेरा अलमारी निकाल दो, लेकिन ये जो बॉक्स है, ये मेरे कमरे में ही रखा जाएगा। फिलहाल दोस्तों, वो जिद करके इस बॉक्स को अपने कमरे में रखवा लेती है, लेकिन जब उसके मकसद का लोगों को पता चलता है, तो लोगों के होश उड़ जाते हैं दोस्तों। लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। बहुत ही सीख देने वाली कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। आइए वीडियो में जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक खीरी लखीमपुर जिला लगता है और उस जिले का एक तहसील लगता है मितौली, और मितौली तहसील के अंतर्गत एक गांव लगता है मनवा नगर। मनवा नगर के ही एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम राजदेव होता है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम संतोष होता है। संतोष दरअसल मुंबई में रहकर काम करता है, पैसे कमाता है। उसकी जो शादी है वो बहराइच जिले के ही एक व्यक्ति जाते हैं उसकी शादी के लिए, और वो अपनी बेटी का जो फ़ोटो है वो दिखाते हैं। वो फ़ोटो उसके पास भेजी जाती है और फ़ोटो में ही देखकर वो लड़की को पसंद कर लेता है। लड़की का नाम सालू होता है और वो कहता है कि मुझे लड़की पसंद है, देखने दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे लड़की पसंद है। शादी का जो डेट है वो तय कर लो और शादी के टाइम पे मैं आ जाऊँगा। फिलहाल दोस्तों, 14 फरवरी 2025 के दिन इन दोनों की जो शादी का डेट होता है वो निकल कर आता है। संतोष जो है शादी से पहले मुंबई से आ जाता है और शादी के दिन इन दोनों की 14 फरवरी को शादी होती है और उसके बाद 15 फरवरी की उनकी विदाई होकर के जो सालू होती है वो खीरी लखीमपुर पहुंच जाती है। शादी के बाद लगभग 10-12 दिनों तक संतोष जो है अपने घर में रहता है अपनी पत्नी सालू के साथ में, लेकिन उसके बाद उसको मुंबई जाना पड़ता है, जो कि वो काम से छुट्टी लेकर आया था। अब दोस्तों, जब उसको एक दिन बाद जाना था तो सालू उससे कहती जो मेरा बॉक्स है वो बाहर पड़ा हुआ है, उसको मेरे कमरे में रखवा दो। संतोष कहता तुम्हारे कमरे में जगह नहीं है, वो बॉक्स क्या करने है रखने के लिए, और उसको वहीं पड़ा रहने दो। जो भी सर सामान है, तुम्हारा बेड खाली पड़ा हुआ है, अलमारी खाली पड़ी हुई है, तो उसमें सारा सामान निकाल करके बेड में शिफ्ट कर लो, अलमारी में शिफ्ट कर लो। इसमें जगह नहीं है कमरे में, कहाँ रखोगी? तो वो कहती है मुझे नहीं पता, ये अलमारी बाहर कर दो या ये बेड बाहर कर दो, लेकिन इस बॉक्स को अंदर लेकर आओ। अब दोस्तों, संतोष एकदम भौचक्का सा रह जाता है जब ये बात सुनता है। जो उसके माता-पिता होते हैं, राजदेव और उसकी माँ ज्ञानमती देवी, वो लोग भी एकदम हैरान हो जाते हैं कि उनकी बहू ये क्या कह रही है। फिलहाल दोस्तों, उसका सामान था उसके मायके से आया था और एक अलमारी जो है वो बाहर कर देते हैं, उसकी जगह पर वो बॉक्स रख देते हैं। सोचते हैं इसका सामान है, जिससे जैसे मर्ज़ी वैसे रखे, क्या फ़र्क पड़ता है। अब दोस्तों, दूसरे दिन जो संतोष होता है, वो मुंबई चला जाता है और इसके बाद जो ज्ञानमती देवी होती हैं, जो राजदेव होते हैं, वो एक किसान होते हैं, एक भैंस रखे हुए थे और वो लोग खेतों में काम करने के लिए जाया करते थे। लेकिन जब से सालू आई थी, वो ज्ञानमती जो हैं वो बाहर नहीं जा पाती थी। फिलहाल उनका बेटा भी चला गया था, अब वो और भी बाहर नहीं जा पाती हैं। एक दिन राजदेव और ज्ञानमती में थोड़ा बहुत कहा-सुनी हो जाती है। राजदेव कहते हैं बहू के आने से तुम्हें बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन जो मेरा मेहनत है, दुःख है वो और बढ़ गया है। तुम्हारी यहाँ रहने की वजह से मुझे भैंस चराना पड़ता है और सारे काम जो भी था वो मुझे ही देखना पड़ता है और मैं बहुत थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। ज्ञानमती देवी कहती तुम ही बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? बहू घर में अकेली रहेगी, अगर कोई आए जाए तो उसको चाय-पानी कौन देगा, कौन नहीं देगा, और इसलिए मैं बहू को अभी अकेला छोड़कर कहाँ चली जाऊँ?
और अभी बहू नई-नई है। धीरे-धीरे जैसे समय बीतेगा वैसे-वैसे वो भी समझ जाएगी, लोगों को जान जाएगी। फिर मैं भी आपके साथ में चलूँगी काम करने के लिए। फिलहाल दोस्तों, जो सालू होती है, वो अपने सास-ससुर से कहती है आप लोग अपना काम करिए, मेरी चिंता आप मत करिए, मैं घर देख लूँगी, घर को सँभाल लूँगी और आप लोग मेरी वजह से लड़ो मत। और अगर रही बात कोई आएगा, तो पापा के पास फ़ोन है, मैं फ़ोन कर दूँगी और आप लोग चले आना। फिलहाल दोस्तों, अज्ञानमती भी वो बाहर जाने लगती हैं। जब वो बाहर जाने लगती हैं काम करने के लिए, फिर जिस मकसद से सालू उस बॉक्स को अंदर मंगवाई थी, उसको अंजाम देना वो स्टार्ट कर देती है। एक हथौड़ी लेती है, एक कील लेती है और दीवार के साइड में जो बॉक्स होता है, उस साइड में धीरे-धीरे वो छेद करना स्टार्ट कर देती है और छेद करके थोड़ा बहुत एक रात में उसको में लेट कर देखती है कि इसमें कितनी देर तक लेटा जा सकता है। और फिर वो दूसरे दिन जब उसके सास-ससुर खेतों में चले जाते हैं, फिर वो उसमें और छेद करती है क्योंकि उस रात में वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे ही उसमें लेट पाई थी, बाकी उसमें उसका दम घुटने लगा था। जब उसको एकदम तसल्ली हो जाता है कि इसमें अब मैं 8-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे या हमेशा कभी भी रह सकती हूँ, तब वो उसमें एक गद्दा बिछा देती है और गद्दा बिछाने के बाद एक दिन जब उसके सास-ससुर खेतों में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो एक लड़के को बुलाती है जिसका नाम सुरेंद्र होता है। दरअसल गाँव के बाहर ही रोड साइड में उसका घर होता है, उसके बाद गाँव स्टार्ट होता है। तो दिन में ही सुरेंद्र आ जाता है। सुरेंद्र जो है उसके मायके का ही रहने वाला था। पिछले 5 सालों से इन दोनों का अफ़ेयर चल रहा था एक-दूसरे से और काफ़ी ये लोग अ, वहाँ पर बदनाम हुए थे। आए दिन पकड़े जाते थे, मार-पीट होती थी, यहाँ तक दोनों परिवारों में लड़ाइयाँ, झगड़े, मार-पीट होने तक की नौबत आ जाती थी। इसीलिए जो सालू के पिताजी थे, वो बहराइच जिले से 130 किलोमीटर दूर खीरी लखीमपुर में जाकर के इसकी शादी कर देते हैं। अब दोस्तों, सुरेंद्र जो है वो आता है और आने के बाद उस बॉक्स में घुस जाता है। पूरा दिन जो है उसमें रहता है। जब रात होती है, रात होने उसके बाद सुरेंद्र बाहर निकलता है और फिर लगभग 4 दिनों तक उस बॉक्स में रहता है पूरा दिन और रात में निकल कर सालों के साथ में एक पति-पत्नी की तरह रहता है। और इस बीच में वो रात में लैट्रिन बाथरूम वगैरह भी जाता है लेकिन किसी को कोई पता भी नहीं चलता है। अब दोस्तों, 4 दिन तक रहने के बाद वो अपने घर फिर बहराइच वापस आ जाता है। जब वो बहराइच वापस आता है तो उसके घर वाले जो है वो उससे पूछते हैं क्योंकि वो अपने घर बताकर गया था कि वो कानपुर जा रहा है कमाने के लिए। 4 दिन बाद जब वो घर वापस आता है तो उसके घर वाले कहते हैं, "क्या हुआ? तू तो कमाने के लिए गया था, वापस क्यों आ गया?" तो वो कहता है, "क्या करूँ? काम नहीं लगा, काम ठीक नहीं हुआ, इसलिए वापस आ गया।" फिलहाल दोस्तों, 1 महीने का वक़्त फिर बीतता है और 1 महीने बाद फिर वो कानपुर जाने के लिए ही बता कर के और फिर वो सालू के घर पहुँच जाता है। 4-5 दिनों तक फिर वो वहीं पर रहता है और इस बीच में सालू की जो सास होती है, वो सोचती है कि उसकी बहू के व्यवहार में कुछ बदलाव आ गया है, कुछ परिवर्तन आ गया है। पूरी रात जो है वो खटपट की उसके कमरे से आवाज़ आती रहती है। खाना जब परोसती है तो ढेर सारा खाना परोस ले जाती है। आखिर इतना खाना कैसे खाने लगती है? फिलहाल वो अपने बहू से पूछती है, कहती है बहू, "पूरी रात जगती है क्या?" तो वो एकदम भौचक्की सी हो जाती है, हैरान हो जाती है। उसको समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। फिर वो कहती है, "नहीं माँ जी, बस जो मेरे पति हैं वो फ़ोन करते रहते हैं और उन्हीं से बातचीत करती रहती हूँ, तो इसलिए जगती रहती हूँ, जब तक वो लगभग बातचीत करते रहते हैं। कभी-कभी तो पूरी रात बात करते रहते हैं।" अब दोस्तों, वो जो ज्ञानमती देवी होती हैं, वो अपनी बहू से कुछ कहती नहीं हैं। फिलहाल चुप हो जाती हैं और फिर अपने बेटे से वो दूसरे दिन फ़ोन करके पूछती हैं, कहते हैं, "तू अपनी पत्नी से पूरी रात बात करता है क्या?" वो ये जब सुनता है तो कहता है कि मैं पूरी रात बात कहाँ से करूँगा?
पूरा दिन मैं काम करता हूँ और रही बात बात करने की, तो 11 से 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात करता हूँ और उसके बाद मैं सो जाता हूँ क्योंकि मुझे काम पर भी जाना होता है। दोस्तों, जो संतोष होता है वो अपनी माँ को ही फटकार लगा देता है। कहता है, "तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम नज़र नहीं रख पाती हो। वो किससे बात करती है, कौन आता है घर में, कौन जाता है? तुम्हें इसकी नज़र रखनी चाहिए।" फिलहाल दोस्तों, जो सुरेंद्र होता है वो फिर वहाँ से निकल चुका था और अपने गाँव आ चुका था और उसके बाद लगभग एक बार वो और आया और चला गया। इस बार ज्ञानमती को कुछ पता नहीं चला और लगभग मई 2025 की बात है। फिर ज्ञानमती देवी को उनकी बहू जो है उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन महसूस होता है। फिर उसी तरह से होने लगी थी, ढेर सारा खाना परोस लेती, पूरी रात उसके कमरे से आवाज़ आती खटपट की और फिर वो एक योजना बनाती हैं कि उसका पता कैसे लगाया जाए, आखिर ये करती क्या है? फिलहाल वो जाकर देखती हैं कि कमरे में तो उसका जो बेड वगैरह है पूरा भरा हुआ था, अलमारी भरा हुआ था। लेकिन जो बॉक्स है उनको खाली महसूस होता है, लेकिन उसमें ताला मारा हुआ था। वो अपनी बहू सालों से कहती हैं बहू एक गिलास पानी ला दो और मेरे लिए चाय बना दो और मेरा तबीयत नहीं ठीक लग रहा है। तो उसकी जो बहू होती सालू वो कहती ठीक है माँ जी, चलो एक काम करो आप वहीं पर चलो बैठो और मैं आपके लिए पानी भी दे देती हूँ और आपके लिए चाय भी बना देती हूँ। वो कहती हैं कि एक काम कर मैं तुम्हारे बेड पे ही लेटी हूँ और तू जब बना के लेकर आ जा। फिलहाल वो उसे उस कमरे से दूर करना चाहती थी, लेकिन वो उसे उस कमरे से दूर करना चाहती थी। यानी सास जो थी वो अपने बहू को उस कमरे से दूर करना चाहती थी और जो बहू थी वो अपनी सास को अपने कमरे से दूर रखना चाहती थी। लेकिन फिलहाल वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होती बहू और जो ज्ञानमती देवी होती हैं, वो उसके बेड पर लेट जाती हैं। जैसे ही वो उस कमरे से बाहर जाती है, वो उस बॉक्स को हिलाने की कोशिश करती हैं, डुलाने की कोशिश करती हैं। वो उनको लगता है कि कुछ तो खाली है और कुछ भरा हुआ है। फिलहाल वो अपने पैरों को उस बॉक्स में मारती हैं। जो सुरेंद्र होता है उसको लगता है कि सालू है, उससे वो कुछ कहना चाहती है, तो वो उस बॉक्स के अंदर से बोल बैठता है, कहता है, "क्या हुआ? क्यों लात मार रही हो?" अब जैसे ही ये आवाज़ ज्ञानमती के कानों में आती है, तुरंत वो हैरान हो जाती हैं और वो उस बॉक्स की चाबी ढूँढने लगती हैं और उस बेड पर रखे तकिए के नीचे देखती हैं वो चाबी रखी हुई थी। चाबी अपने हाथ में लेती हैं और तुरंत उस कमरे से बाहर निकलती हैं और शोर मचाने लगती हैं। जब ये राजदेव जब शोर सुनते हैं, वो भी दौड़े आते हैं, कहते हैं, "क्या हुआ?" तो कहती हैं कि बहू का जो बॉक्स है, उसमें किसी आदमी की बोलने की आवाज़ आ रही है। जब ये बात वो सुनते हैं राजदेव, तो राजदेव भी शोर मचाने लगते हैं और आस-पास के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब सालू ये बात सुनती है तो तुरंत उस कमरे में जाती है और जाने के बाद कमरे को बंद कर लेती है अंदर से और चाबी ढूँढने लगती है कि किसी तरह से इसको यहाँ से भगा दूँ। लेकिन वो भगाती तो कैसे भगाती? सिर्फ़ एक ही दरवाज़ा था उस कमरे में और कोई जगह नहीं थी उसको निकालने की। फिलहाल वो चाबी नहीं पाती क्योंकि चाबी जो है ज्ञानमती देवी अपने कब्ज़े में ले चुकी थी। जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दरवाजे को ज़बरदस्ती खुलवाते हैं और खुलवाने के बाद उस बॉक्स का जो जब ताला खुलता है, तो अंदर से सुरेंद्र जो है पसीने से एकदम लथपथ बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है, लोगों की भीड़ उसे लातों से, हाथों से पीटने लगती है। वो जो है वो तुरंत लोगों के पैरों में गिर पड़ता है, "मुझे मत मारो और मुझसे गलती हो गई।" फिलहाल दोस्तों, ये बात जब संतोष जो है उसके पास जाती है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, जो उसकी पत्नी है, वो इस तरह से कृत्य कर रही थी। फिलहाल संतोष कहता है मारने-पीटने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इन दोनों की शादी करवा दो वहीं पर और मुझे ऐसी पत्नी की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल दोस्तों, जो सालू होती है, वो संतोष से बात करती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। जो सुरेंद्र होता है वो भी संतोष से बात करता है, कहता है भैया मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसका जो रिलेशनशिप था वो 5 सालों से चलता था, लेकिन वो एक-दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे और उसके
प्लान के तहत ही बॉक्स जो है उसके ससुराल से वो लेकर आई थी और उसके कहने पर ही बॉक्स में वो छेद करी थी। उसके पिताजी अलमारी बेड वगैरह दे रहे थे, बॉक्स नहीं दे रहे थे। लेकिन अपने पिताजी से वो लड़ाई करके झगड़ा करके वो बॉक्स मंगवाई थी और उसके पिताजी जो थे वो भी यही चाहते थे कि इसके बाद मैं मान लो जो भी माँग रही है दे दूँ। एक बार इसकी शादी कर दूँ तो इसे 4-6 महीनों तक, सालों तक मैं इसे पूछूँगा भी नहीं। ये बात सालों को भी पता थी और इसके चलते ही जो सुरेंद्र था, ये सारा प्लान बनाया था और वो उसके प्लान के तहत ही वो बॉक्स गया था वहाँ पर। अब दोस्तों, फिलहाल उसकी शादी हो जाती है, लेकिन सुरेंद्र जो है, वो कहता है भैया मैं अपने घर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे घर वाले छोड़ेंगे नहीं। संतोष जो है वो कहता है ठीक है, फिलहाल अगर तुम लोग घर नहीं जा सकते तो तुम लोग मुंबई आ जाओ। फिलहाल ये लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, मुंबई चले जाते हैं और मुंबई जाने के बाद वहाँ पहुँचते ही संतोष के पैरों में दोनों गिर पड़ते हैं, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो। फिलहाल संतोष जो है बहुत नेक दिल इंसान था, अच्छा लड़का था। वो सुरेंद्र का वहीं पर काम लगवा देता है, एक कमरे ले दे देता है और ये दोनों पति पत्नी के तौर पर रहने लगते हैं। फिलहाल संतोष की एक दूसरी लड़की से 2026 में शादी हो गई है और उसका जो है पत्नी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत समझदार है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर संतोष की समझदारी का जो है तारीफ किया जाए या सालू और सुरेंद्र की बेवकूफी का निंदा की जाए कि हमारे समाज को क्या दे रहे हैं ऐसे लोग। गांव देहात अभी तक साफ सुथरा था और अब ये गंदगी जो है गांव देहात तक फैलने लगी है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको जागरूक और सतर्क करना है कि कभी आप ऐसी चीजों में ना फंसे, आपके घर में कभी ऐसी वारदात ना हो। तो ये रही कहानी, आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।